नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के शालेय शिक्षा विभाग ने राज्य में शालाएं शुरू करने के संदर्भ में कुछ दिन पहले एक निर्णय घोषित किया था। वहीं अब शालेय शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 17 अगस्त से शालाएं शुरू करने के बारे में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक राज्य के जिन इलाकों में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, वहां के शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं की कक्षाएं तथा ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 7वीं की कक्षाएं आगामी 17 अगस्त से शुरू होंगी। शालाएं शुरू करने के संदर्भ में महानगर पालिका, नगर पालिका व ग्राम पंचायत स्तर पर समिति तैयार की जाएगी और इन समितियों द्वारा तमाम कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय करते हुए शालाएं शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यह छूट फिलहाल उन शहरों व जिलों के लिए दी जा रही है जहां पर कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है और अनलॉक का दायरा बढ़ाया गया है। वहीं राज्य के जिन 11 जिलों में अभी कोविड संक्रमण को लेकर हालात कुछ हद तक चिंताजनक हैं, वहां पर शालाएं शुरू करने के बारे में संबंधित जिलाधिकारियों को निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कक्षा 11वीं के प्रवेश हेतु 21 अगस्त को होने वाली सीईटी परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने सीईटी के बारे में विगत 28 मई को एक अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश को भी हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि कक्षा 10वीं में मिले अंकों के आधार पर ही विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से इस निर्णय को स्थगिति दिए जाने हेतु की गई मांग भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज की गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले 48 घंटों के भीतर इस फैसले की जानकारी विद्यार्थियों को देने का भी निर्देश दिया है और अगले 6 सप्ताह के भीतर कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के पश्चात राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आगे क्या किया जा सकता है, इस बारे में सरकार की ओर से अध्ययन किया जा रहा है और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया के बारे में अगले सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा अंतर्गत मूल्यमापन पद्धति को मान्य किया गया है और गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्गत मूल्यमापन पद्धति के जरिए प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा और हर एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश जरूर मिलेगा। मनपा के व्यावसायिक संकुलों के करार व किराए के नूतनीकरण तथा मनपा क्षेत्र में विविध कंपनियों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर डालने हेतु की जाने वाली खुदाई की दरों का निर्धारण तय करते हुए मनपा की आय को बढ़ाने तथा मनपा क्षेत्र में स्थित नवाते प्लॉट परिसर में मनपा द्वारा मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, इन 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर मंगलवार 10 अगस्त को बुलाई गई मनपा की विशेष सर्वसाधारण सभा शुरुआत से ही विवादों में घिरी रही और एक तरह से बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच चलने वाली भारी गहमागहमी के दौरान पीठासीन सभापति महापौर चेतन गावंडे ने नवाते मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है। विशेष सर्वसाधारण सभा के तुरंत बाद मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने अपने कक्ष में पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस समय मनपा की आर्थिक स्थिति पहले ही काफी डावाडोल है। ऐसे में सबसे पहले मनपा की आय बढ़ाने से संबंधित मसलों पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए केवल अपने आर्थिक हितों के लिए नवाते मल्टीप्लेक्स से संबंधित कामों को जल्द से जल्द मंजूरी देने की जल्दबाजी की जा रही है। मल्टीप्लेक्सच्या PMC नियुक्तीसाठी कोणत्याही सदस्याची मोजके 2-4 सदस्याची मंजुरात असताना त्याला मंजुरात देऊन आणि सभा स्थगित केली। 10 तारखेची आमसभा यांनी फक्त उत्पन्न वाढीचे विषय घेण्यात येईल असं माननीय महापौरांनी सांगितलं होतं। त्याच्यात 5 मार्केट ज्याचे रेट
रिवाईज करायचे होते, ते केबलचे जे रिलायन्स की जिओ कोणते केबल आहे त्याचे पैसे येणार होते. हा PMC म्हणजे जे उत्पन्न वाढीचे विषय होते तो विषय घेतलेच नाही. हा PMC काही सध्या उत्पन्न वाढीचा विषयच नाही आहे, कारण 5-6 महिन्यानंतर इलेक्शन आहे. आज त्यांनी ज्या पद्धतीनं केलं आहे, कारण ही सभा ऑनलाईन सभा आहे. कोणत्याही सभागृहामध्ये सभापतीला निर्णय घेताना बहुसंख्य सदस्यांचं जे मत असते त्याच्यावर निर्णय देण्याचं काम आहे. काही सभापतीचं स्वतःच्या मनानं आलं की ह्या निर्णयावर मी माझा निर्णय देतो असं होत नसते. सभागृहामध्ये बहुसंख्य सदस्यांचं जे मत आहे याचा सार घेऊन सभापतींना तसं निर्णय देता येते. आज त्यांनी जे निर्णय दिला तो एकदम चुकीचा दिला. आमची प्रशासनालाही आम्ही पत्र देऊ की हा निर्णय बहुमतानं झालेला नाही आहे, कारण बहुमतानं निर्णय घेण्यासाठी ऑफलाईन सभा बोलवणं आवश्यक आहे. असा प्रशासनाने हा निर्णय महापौरकडून आल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई करून असं पत्र देणार आहे. त्यांना एवढंच होतं तर मी त्याच्यात मतदानाची मागणी केली होती. त्यांना असं होतं तर मग त्यांनी मतदान घ्यायला पाहिजे होतं. वहीं इस विषय को लेकर मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने कहा कि नवाते मल्टीप्लेक्स का मामला इससे पहले लगातार 3 बार मनपा की आम सभा में रखा जा चुका है, लेकिन विपक्ष हर बार इस पर होने वाली चर्चा में अड़ंगा डालता रहा है. जब पहली बार यह विषय चर्चा हेतु रखा गया तब कहा गया कि फिलहाल सदस्यों के पास इस विषय को लेकर कोई जानकारी नहीं है, अतः अध्ययन करने हेतु इस विषय को मुलतवी रखा जाए. इसी तरह से एक एक करते हुए लगातार 3 बार यह विषय स्थगित किया गया. पश्चात इसी विषय को पहली प्राथमिकता देते हुए आज विशेष सर्वसाधारण सभा बुलाई गई, जिसकी सूचना पहले से दी जा चुकी थी. तो विपक्ष ने मामला अदालत में विचाराधीन होने की वजह को सामने करते हुए इस मामले में अड़ंगा डालने का प्रयास किया है. या अगोदर मल्टीप्लेक्सचा जो विषय आहे तो 2 आमसभा अगोदर आला होता, पण त्यावेळी विरोधी पक्षनेते काही मान्यवर लोकांनी या संदर्भात असं म्हणलं होतं की टिप्पणी वेळेवर आलेली आहे तर आम्हाला थोडा वेळ द्या अभ्यासाला. आणि अभ्यासू विरोधी पक्षनेते असल्यामुळे आम्ही ते विषय थांबवला आणि म्हटलं मग पुढच्या आमसभेमध्ये आपण तो विषय घेऊ. 1 महिना आम्ही त्या संदर्भात थांबलो आणि ज्यावेळेला पुन्हा आमसभेत तो विषय आला त्यांनी सांगितलं की टिप्पणी अजून सर्वांपर्यंत पोहोचली नाही, ते राहू द्या. आपण पुन्हा थांबलो आणि त्या ह्याच्यामध्ये आपण असं ठरलं की आता स्पेशल आमसभा या संदर्भातली घ्यावी आणि म्हणून या संदर्भातली आपण स्पेशल आमसभा आज बोलावली. आमसभा सुरू झाली. त्यामुळे त्यांनी पहिला मुद्दा काढला की हे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे, हे घेता येतं का. त्यावेळी लॉ ऑफिसर चव्हाण साहेबांनी सांगितलं की याच्यावर स्टे नाही. हायकोर्टाने जो निर्णय दिला की तुम्ही टेंडर प्रोसेस करा आणि म्हणून त्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला अधीन राहून PMC नियुक्तीच्या संदर्भातलं टेंडर प्रोसेस ही अजूनही मेन बांधकामाच्या संदर्भातलं टेंडर प्रोसेस नाही आणि म्हणून ती प्रोसेस त्या अधीन राहून करा असं लॉ ऑफिसरने सांगितलं. त्यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी आणि इतर सगळ्यांनी म्हटलं की नाही, आयुक्तांनी याच्यावर रोलिंग दिलं पाहिजे, आयुक्तांनी आपलं मत मांडलं पाहिजे. आणि आयुक्तांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं की कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय आहे आणि याला जे काही होईल ते कायद्याने होईल आणि आम्ही कायद्याने हे सगळं कार्य करतो आहे. ज्यावेळी त्यांनी हे सगळं मांडलं त्यावेळी तो विषय तिथे संपायला पाहिजे होता आणि कशा प्रकारचं केलं पाहिजे या संदर्भातली चर्चा व्हायला पाहिजे होती. पण अतिशय छोटा इश्यू की मग सुप्रीम कोर्टात जो वकील आहे आपला त्याचं पत्र आणा, त्याचं पत्र काही कायदेशीर नाही आहे. कायदेशीर सभापती आहे, आयुक्त आहे, लॉ ऑफिसर आहे, यांनी जेव्हा सांगितलं की हे कायदेने आहे तर केवळ या मनपाच्या विकासाच्या संदर्भामध्ये एवढ्यात कोणाच्या तरी सांगण्यावरून हे पद्धतीने काम करणं सुरू आहे. आणि म्हणून आज आम्ही त्यांना 3 महिने 3.5 महिने आम्ही त्यांना सोबत घेऊन चालण्याचा प्रयत्न केला. पण आमच्या असं लक्षात आलं की आता हो घातलेल्या निवडणुकीला घेऊन ही सगळा गदारोळ सुरू आहे आणि म्हणून तमाम अमरावतीकर जनतेसमोर विरोधी पक्ष हा उघडा पडलेला आहे. त्यांना या ठिकाणच्या डेव्हलपमेंटच्या संदर्भातला कुठलाही विचार नाही, डेव्हलपमेंट व्हावं त्यांना असं वाटत नाही आणि म्हणून त्यांनी हे आक्रस्ताळेपणा केलेला आहे.
शहर के मॉडल रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया विशालकाय ध्वज स्तंभ विगत कई दिनों से सूना पड़ा हुआ था, क्योंकि इससे पहले यहां पर फहराया गया विशाल तिरंगा ध्वज तेज हवाओं की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था और बाद में नया झंडा फहराने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। इसी विषय को लेकर मंडल न्यूज द्वारा विगत शनिवार को पूरी प्रमुखता के साथ खबर प्रसारित की गई। इस खबर का असर यह रहा कि रेल प्रशासन ने आनंद फानन में एक विशालकाय तिरंगा ध्वज उपलब्ध कराया, जिसे गत रोज अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर फहराया गया। ऐसे में एक बार फिर अमरावती शहर के आसमान पर विशालकाय राष्ट्रीय ध्वज पूरी शान के साथ लहरा रहा है। शहर के पूर्वी छोर पर स्थित वडाली तालाब के रखरखाव का ठेका रहने वाली राजहंस संस्था द्वारा अपना काम बंद कर दिया गया है। ऐसे में वडाली तालाब सहित वडाली बगीचा परिसर में चारों ओर कचरे व गंदगी की स्थिति है। ऐसे में इस तालाब का ठेका किसी अन्य ठेकेदार एजेंसी को देने की तैयारी मनपा प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही छती तालाब के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे ठेकेदार के काम की रफ्तार बेहद सुस्त है और ठेकेदार द्वारा मनपा के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे में इस ठेकेदार से जुर्माना वसूल करने का फैसला भी मनपा प्रशासन द्वारा लिया गया है। अमरावती में नगर रचना मूल्यांकन विभाग के सहायक संचालक पद पर कार्यरत डीएस कोलेकर का तबादला रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में रिक्त रहने वाले नगर रचना प्रादेशिक योजना के सहायक संचालक पद पर किया गया है। साथ ही अमरावती की सह जिला निबंधक श्रीमती NM बोबड़े का तबादला यवतमाल के नगर रचना विभाग में सहायक संचालक पद पर किया गया है। वहीं अकोला के नगर रचना सहायक संचालक पद पर कार्यरत हरीश खंडारे की नियुक्ति अमरावती महानगर पालिका में रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति के तौर पर की गई है। इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए समर्थ बूथ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत परतवाड़ा के विश्राम गृह में अचलपुर तहसील के ग्रामीण व शहरी पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें बूथ कार्यकारिणियों व शक्ति केंद्रों के गठन व मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। आगामी 15 अगस्त को सुबह 9 बजे देश की आज़ादी के 74वें वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य सरकारी ध्वजारोहण समारोह विभागीय आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन हेतु की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने के लिए निवासी उप जिलाधीश डॉक्टर नितिन व्यवहारे की अगुवाई में जिलाधीश कार्यालय के सभागार में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न महकमों के अधिकारी उपस्थित थे। आगामी 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया कौमी तंजीम तथा हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंट की ओर से कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया जाएगा। इस समारोह में बॉलीवुड हीरो मुश्ताक खान तथा हास्य कलाकार आसिफ अलबेला बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राजधानी नई दिल्ली में देश के नवनियुक्त कानून मंत्री किरेन रिजिजू से उनके सरकारी निवास स्थान पर मुलाकात की और इस समय अमरावती जिले की 14 तहसीलों में अदालतों की सर्व सुविधायुक्त इमारतों का निर्माण करने, न्यायाधीशों व न्यायालयीन कर्मचारियों के निवास स्थान बनाने हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग की। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अतिवृष्टि की वजह से खेतों में हुए नुकसान के पंचनामे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और सरकार की ओर से बारिश एवं बाढ़ प्रभावितों के लिए सहायता की घोषणा भी की जा चुकी है, जिसके निधि के वितरण करने हेतु सरकार की ओर से निर्णय जारी किया जा चुका है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार आपदा प्रभावितों के साथ पूरी गंभीरता से खड़ी है। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने हेतु किए जा रहे उपाय योजनाओं की समीक्षा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे तथा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने द्वारा मंत्रालय में हुई एक बैठक में ली गई। इस समय दोनों मंत्रियों ने राज्य में ऑक्सीजन निर्मित के लिए PSA प्लांट आगामी 1 माह के भीतर पूरी क्षमता के साथ कार्यान्वित करने एवं ऑक्सीजन संग्रहण की क्षमता को बढ़ाने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मंगलवार को अमरावती जिले में 10 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए तथा 10 कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। सौभाग्य से मंगलवार को अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,585 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में अब तक कुल 94,551 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 72 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 30 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 42 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 34 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 20 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 1706 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.58% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.31% पर है। वहीं मंगलवार को समूचे संभाग में 19 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 2, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 6 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा मंगलवार को संभाग में 18 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 3, बुल्ढाना के 3 तथा वाशिम के 1 मरीज शामिल हैं।
अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य कायम बिना अनुदानित शाला कृति समिति द्वारा गत रोज 9 अगस्त को शिक्षा उपसंचालक कार्यालय के सामने ढोल बजाओ आंदोलन किया गया। इस समय पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने आंदोलन स्थल को भेंट देते हुए शिक्षकों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। साथ ही राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष व मुख्याध्यापक दिलीप कडू ने प्रचलित नीतियां किस तरह से हों इसे लेकर मार्गदर्शन किया। पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिक्षा उपसंचालक शिवलिंग पटवे को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। शहर के वडाली कैंप परिसर स्थित श्री इंद्रशेष बाबा दरबार संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष नागपंचमी के पर्व पर बड़ी धूमधाम के साथ नागपंचमी उत्सव का आयोजन किया जाता है, किंतु इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे एवं प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर 13 अगस्त को नागपंचमी पर्व पर संस्थान में कोई उत्सव आयोजित नहीं किया जाएगा। ऐसी जानकारी देते हुए श्री इंद्रशेष बाबा संस्थान के विश्वास मंडल द्वारा सभी भाविक श्रद्धालुओं से आह्वान किया गया है कि वे इस वर्ष अपने अपने घरों पर रहकर ही नाग देवता का पूजन करें। कोविड संक्रमण तथा लॉकडाउन के चलते सभी शहरों में लगभग तालाबंदी वाले हालात थे और रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों में रहने वाले स्थानीय मजदूर उस वक्त अपने अपने गांव लौट आए थे, किंतु अब जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी है और कोविड संक्रमण का खतरा व लॉकडाउन खत्म होने लगे हैं, वैसे वैसे स्थानीय मजदूर एक बार फिर दूसरे शहरों का रास्ता पकड़ रहे हैं। ऐसे ही मॉडल रेलवे स्टेशन पर एक मजदूर परिवार अपनी तमाम जरूरतों के साजो सामान सहित मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ने हेतु पहुंचा। राजापेट रेलवे क्रॉसिंग के नीचे बनाए गए रेलवे अंडरपास शंकर नगर की ओर जाने वाले रास्ते का काम फिलहाल तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में यह मार्ग बंद रहने की वजह से लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी परिसर में तारा माता मंदिर, साईं मंदिर व हनुमान मंदिर स्थित है, जहां पर लोग बाग दर्शनों हेतु नहीं जा पा रहे। अतः परिसर वासियों एवं देवस्थान मंडल के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी 14 अगस्त तक राजापेट रेलवे अंडरपास का शंकर नगर की ओर जाने वाला रास्ता शुरू नहीं होता है तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। यह चेतावनी यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में समीर जौनजाल द्वारा दी गई है। जय संविधान संगठन की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि निजी शालाओं द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिसे रोकने हेतु प्रशासक व लेखापाल की नियुक्ति की जाए, साथ ही दोषी संस्था चालकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य कमल सिंह चितोड़िया ने जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए कहा कि मोर्शी तहसील के 70 गांव जलापूर्ति व जिले के ड्राई जोन की समस्या का निराकरण अब तक सरकार द्वारा नहीं किया गया है। यदि जल्द ही निर्णय नहीं लिया जाता है तो 70 गांव के वासियों द्वारा समूचे जिले में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। रिपब्लिकन सेना द्वारा मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि गरीबी रेखा प्रमाण पत्र की शर्तों को शिथिल कर सभी लोगों को रमाई घरकुल आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। 2 रुपये किलोवर त्या राशन आम्हाला मिळते, त्या तशा लोकांना अंत्योदय आणि बीपीएल अशा लोकांना तुम्ही केव्हा देणार? तर सर म्हणाले होते की आम्ही बा 6 महिन्यानंतर अशा लोकांना बी देऊ, आणि म्हटलं सर असे हे जी आरमध्ये तरतूद आहे, अशा लोकांना तुम्ही केव्हा द्या? तर 6 महिन्यानंतर देऊ। तर आज त्या गोष्टीला कमीत कमी 9 ते 10 महिने झाले, अजून पण हे तशा लोकांना घरकुलचा लाभ मिळालेच नाही। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में बिजली कंपनी के निजीकरण को लेकर रखे जाने वाले प्रस्ताव का विरोध जताने हेतु आज मंगलवार 10 अगस्त को महावितरण कर्मचारियों की ओर से सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इस हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुविधाओं से लैस 112 हेल्पलाइन क्रमांक के वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों से अब पुलिस विभाग को अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने में आसानी होगी, साथ ही अपराधियों की गतिविधियों के बारे में पता चल पाएगा। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में यह 112 क्रमांक का वाहन उपलब्ध कराया गया है। इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए जमावबंदी कानून व संक्रामक महामारी प्रतिबंधात्मक कानून लागू है तथा किसी भी तरह के जुलूस व रैली के आयोजन पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद गत रोज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू मैदान से मशाल मोर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। ऐसे में सिटी कोतवाली थाना पुलिस द्वारा इस मशाल मोर्चा के आयोजकों व इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। विगत 26 जुलाई को राजापेट थाना पुलिस ने फर्शी स्टॉप चौक परिसर में नाकाबंदी करते हुए 2 स्कॉर्पियो वाहन में छिपाकर रखी गई करीब 3.5 करोड़ रुपए की नगद रकम बरामद की थी। साथ ही मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देते हुए मामला अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने 7 अगस्त तक अपना स्टे दाखिल करने हेतु कहा था, किंतु 7 अगस्त को इनकम टैक्स विभाग के वकील ने अदालत में पेश होते हुए मामले में अपना स्टे दाखिल करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की, जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी है कि इस मामले में 16 अगस्त को इनकम टैक्स द्वारा अपनी ओर से क्या पक्ष रखा जाता है और उस पर अदालत द्वारा क्या आदेश दिया जाता है।
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के आर्थिक व्यवहारों का फॉरेंसिक ऑडिट करने हेतु एक एजेंसी को तय कर लिया गया है। विगत 1 माह से एजेंसी के चयन का मामला अधर में अटका हुआ पड़ा था, लेकिन अब जिला उप निबंधक द्वारा चुनी गई नागपुर की VY सखदेव एंड कंपनी के साथ आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिवाजी बचाटे द्वारा पत्र व्यवहार शुरू किया गया है। ऐसे में अब अगले 1-2 दिन में बैंक के व्यवहारों का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू किया जाएगा। अचलपुर के शिवसेना शहर प्रमुख तथा पूर्व पार्षद पवन बुंदेले पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जांच पड़ताल के बाद पता चला है कि पवन बुंदेले पर हुए हमले के पीछे 4 लाख रुपए की सुपारी ने मुख्य रोल अदा किया था। इसमें से पवन बुंदेले को हमलावरों को 2 लाख रुपए अदा करने थे, लेकिन पवन बुंदेले ने चूंकि यह रकम अदा नहीं की, इस बात से बौखलाकर हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला किया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए पवन शिशुपाल परिवाले को पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर अदालत ने उसे 12 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। साथ इस मामले में पवन परिवाले के अन्य सहयोगी अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हैं। हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस में सवार होकर रायपुर से अकोला की ओर आ रही एक महिला यात्री की आभूषणों से भरी बैग को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। इस बैग में 12,000 रुपए नगद व मोबाइल सहित स्वर्णाभूषण मिलाकर कुल 19.5 लाख रुपए का सामान था। अकोला पहुंचने के बाद अपनी बैग गायब होने की बात समझ में आते ही इस महिला यात्री ने अकोला GRP थाने में शिकायत दर्ज कराई। पश्चात जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने पाया कि चोरी की वारदात गोंदिया GRP क्षेत्र में घटित हुई थी। अतः अकोला GRP ने 0 अपराध दर्ज करते हुए मामले को जाँच के लिए गोंदिया GRP के सुपुर्द किया है। उत्तर प्रदेश के ATS पथक ने रविवार की रात यवतमाल जिले के पुसद शहर स्थित शिवाजी चौक परिसर पहुंचकर यहां रहने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि 3 माह पूर्व उत्तर प्रदेश में उजागर हुए धर्मांतरण मामले से इस डॉक्टर के आर्थिक तार जुड़े हुए थे। यूपी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम डॉक्टर फराज शाह बताया गया है। यूपी पुलिस के ATS पथक ने रविवार को पुसद पहुंचने के बाद डॉक्टर फराज शाह को शिवाजी चौक स्थित उनके दवाखाने से अपनी हिरासत में लिया और यह पथक तुरंत ही उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गया। यूपी पुलिस द्वारा यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर किए जाने की जानकारी है। लॉटरी व लकी ड्रॉ के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले इन दिनों लगातार सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग बाग विभिन्न प्रलोभनों के चक्कर में पड़कर साइबर अपराधियों के जाल में फंस रहे हैं। माहौली जहांगीर में भी कार लगने के नाम पर एक युवक को 90,000 रुपए से ठगे जाने का मामला सामने आया है। माहौली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए जाँच शुरू की है। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में इन दिनों महिलाओं के आभूषण उड़ाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सोमवार को खोलापुरी गेट व नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के सोने के आभूषणों पर अज्ञात महिलाओं ने हाथ साफ कर दिया। राजापेट थाना क्षेत्र में चिखली गांव से एक महिला बस स्टॉप पर उतरी थी। इस समय अनजान महिला आई और शिकायतकर्ता महिला को घर छोड़ देने की बात कहते हुए महिला के पास से उसकी थैली ले ली और वो अनजान महिला ये थैली लेकर फरार हो गई। इस थैली में 21 ग्राम सोने की पुतली व अन्य दस्तावेज थे। वहीं दूसरी घटना के तहत खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में सोमवार की दोपहर एक महिला सिद्धांत ज्वेलर से निकलकर हकीम जनरल स्टोर की ओर पैदल जा रही थी, तभी एक महिला ने उसका पर्स उड़ा लिया। ऑनलाइन एजेंसी दिए जाने के नाम पर शहर के जूना कॉटन मार्केट परिसर में रहने वाले रौनक नादियाना को साइबर अपराधियों ने करीब 1,34,000 रुपए से ठग लिया है। धोखाधड़ी होने की बात समझ में आने पर रौनक नादियाना ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस थाने में जाकर दर्ज कराई। मामले की जांच साइबर पुलिस द्वारा की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।